हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, ग्राम समाज में हम लोग यहाँ पर आज तीसरा चैप्टर देखेंगे जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का है। तो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन है। तो आइए इस चैप्टर को भी कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि MGNREGA दैट इज MG नरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है। तो कई प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर चुके होंगे। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा, 75 और 25 का रेशियो है। अगला प्रश्न है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। वर्ष 2003 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्वास्थ्य एवं बेहतर जीवन हेतु पहल करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु निर्मल ग्राम पुरस्कार की घोषणा की गई। इस पुरस्कार हेतु स्वच्छता के विविध मानकों के आधार पर ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है। ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, श्री निकेतन योजना। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा समाजशास्त्री एलम हर्स्ट के सहयोग से लेकर वर्ष 1920 में एक ग्रामीण विकास की योजना को प्रारंभ किया गया। यह योजना प्रारंभ में 8 ग्रामों में शुरू की गई और बाद में इसका प्रसार 15 ग्रामों में किया, लेकिन यह योजना व्यक्ति केंद्रित होने के कारण ज़्यादा दिन नहीं चल सकी और टैगोर के देहावसान के पश्चात यह योजना भी मृतप्राय हो गई। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1936 ईस्वी में वर्धा जिले में सेवाग्राम नामक ग्राम में अपना आश्रम बनाकर सेवाग्राम नामक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब की गई है। यहाँ से आपको बताना है कहाँ से की गई है और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा आगरा। तो इसकी शुरुआत तो है 20 नवंबर 2016 को आगरा से की गई है। यह योजना जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित होती है और इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2024 कर लीजिए टारगेट, 2024 तक, पहले 22 था, ठीक है, 2024 तक सभी आवास इन ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है। कब तक टारगेट है, तो 2022 रहा है लेकिन उसको बढ़ा दिया गया, 2024 कर दिया गया। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई है। तो वर्ष होगा 2015। तो 25 जुलाई 2015 को पटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकरण ग्रामों का विद्युतीकरण करना रहा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के कितने पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। यहाँ पर सही जवाब बनेगा 200, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के 200 पिछड़े जिलों में लागू किया गया तथा 1 अप्रैल 2008 से यह संपूर्ण भारत में लागू है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तित करके 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा अधिनियम के अनुसार 15 दिन में मजदूरी का भुगतान अनिवार्य है और 33% महिलाओं का कार्य नियोजन होना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ है 1 अप्रैल 2008 से। यदि पूछा जाता है नरेगा की शुरुआत कब हुई है, तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, 15 फरवरी 2006 की स्टार्टिंग है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा शिवरामन समिति। तो नाबार्ड की जो स्थापना है वो शिवरामन समिति की स्थापना सिफारिश पर की गई थी और इसकी स्थापना जो है 22 यानी
12 जुलाई 1982 को की गई थी और नाबार्ड का जो मुख्यालय है वह मुंबई में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड कहाँ पर लोकेटेड है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा हैदराबाद, ऑप्शन सी। और इसकी स्थापना जो है NFDB की स्थापना सितंबर 2006 में हैदराबाद में की गई थी। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा कृषि उपजों की शहरी वितरण के लिए, ऑप्शन बी। कृषि उपजों के विपणन हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई। नेफेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देकर किसानों को लाभ पहुंचाना है। यह कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार और आयात निर्यात को व्यवस्थित करता है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड, तो ट्राइफेड का गठन किस वर्ष किया गया है? और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा वर्ष 1987। जनजातीय लोगों को शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनकी द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई है। ट्राइफेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कृषि उत्पादों के मूल्यों के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसे अनुदान देता है। विश्व व्यापार संगठन में अंबर वॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों पर किस सब्सिडी का प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा व्यापार को विकृत करने वाले सभी घरेलू समर्थन उपाय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए 66-67 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-68 से हुई है। हरित क्रांति का प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत है। कृष्ण क्रांति एथेनॉल का उत्पादन, बिल्कुल सही है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, यह भी सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, यह भी सही है। रजत क्रांति हीरा उत्पादन बताया जा रहा है, जो कि गलत है। रजत क्रांति अंडा वगैरह हो जाता है आपका, तो अंडा कुक्कुट उत्पादन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका इस तरह डी जो है वह गलत है। बाकी यहाँ पर जो दिए गए हैं और भी, जैसे कि पीली क्रांति तो तिलहन उत्पादन, बाकी आप पढ़ ही लिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 22-23 जो बजट रहा है, इसमें मनरेगा के लिए जो आवंटित राशि है वह कितनी है? तो आवंटित धनराशि जो अमाउंट है वह 73,000 करोड़ रुपए है। मनरेगा के अलावा और भी है, जैसे कि आजीविका मिशन में 10,005 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 9,994 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 65,000 करोड़ रुपए, जबकि राष्ट्रीय पेयजल ग्रामीण के तहत 5,011 करोड़ माफ़ कीजिएगा 50,011 करोड़ रुपए है। निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत का विकास लक्ष्य भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का था? सही जवाब 8% है। इस योजना की शुरुआती समय भारत सरकार ने 8.2% की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा था, परंतु 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। वहीं पर कुछ और महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं, जैसे कि विश्व वन दिवस है, तो विश्व वन दिवस 21 मार्च है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर है। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर है। अगला प्रश्न है कि कौन राज्य और जिले के बीच का समन्वयक होता है? राज्य और जिला, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा जिलाधीश, ऑप्शन सी। जिलाधीश राज्य और जिले के बीच समन्वयक है। भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाले प्रमुख अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर चकबंदी लेखपाल।
तहसील स्तर पर तहसीलदार, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी और जिला स्तर पर जिलाधीश, जबकि संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त। निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, स्थानीय स्वायत्त संस्थान शासनों को। स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। स्थानीय सरकार की प्रणाली को अपनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से देश के सभी नागरिकों की लोकतांत्रिक सफलता का सत्ता के विकेंद्रीकरण पर निर्भर करती है और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही शक्तियों का विकेंद्रीकरण संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है, जिला विभाजित होता है। तो थ्योरी के पार्ट आप कई बार कर चुके होंगे, प्रश्न भी लगा चुके होंगे। उपखंड में होगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से भारत राज्यों या प्रांतों में विभक्त है। राज्य जनपदों और या जिलों में विभक्त है और जिले तहसील या तालुका उपखंड या विभक्त है। उपखंड कई गांवों या गांव समूहों का समूह होता है जिसकी अध्यक्ष तहसीलदार या MRO होते हैं। जिला प्रशासन की संरचना दे रखी है, जैसे कि जिला स्तर पर जिला अधिकारी, अनुभाग या संभाग स्तर पर जो होंगे वो अनुविभागीय उपसंभाग अधिकारी होंगे। तहसील या तालुका पर तहसीलदार बैठेंगे। राजस्व वृत्त में राजस्व निरीक्षक और पटवारी लेखपाल पटवारी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि उपखंड जो विभाजित होता है वो किस में होगा? तो उपखंड जो विभाजित होगा वह ग्राम सभाओं में विपरीत होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। उपखंड ग्राम सभा में विभाजित होता है। तहसील, तालुका, मंडल, उपखंड महाकमा कई गांव या गांव समूह का समूह है जिनके उपाध्यक्ष जो तहसीलदार, तालुका या MRO होते हैं। कलेक्टर के पद का जो सृजन है वह किसने किया था? कलेक्टर। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। कलेक्टर के पद का सृजन वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में किया था। जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट अपने जिले का मुख्य कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। जिलाधीश के पद का निम्न में से कौन सा दायित्व है? जिलाधीश तो कलेक्टर भी होता है, DM भी है। जिलाधीश या विकास पदाधिकारी, उपरोक्त यहाँ पर सभी सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो वह क्या कहलाता है? वसूली करता है तो कलेक्ट करेगा, कलेक्टर होगा। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बनेगा। जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो वह कलेक्टर कहलाता है। कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा जनजातीय समाज एवं कृषक वर्ग में। जनजातीय समाज एवं कृषक वर्ग में ग्रामीण समाज को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि जो है, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा इनवार फीता से। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि इनवार फीता से होती है अथवा कम त्रुटि होने की संभावना होती है। छांटे खसकों का मापक क्या है? तो छांटे खसकों का जो मापक होता है वह साधारण चेन से है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो समन्वय करना, साथ ही साथ नियंत्रण और मॉनिटरिंग। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जिलाधीशों के पद से संबंधित विरोधाभास यह है कि क्या विरोधाभास है जिलाधीश के पदों से संबंधित? तो विरोधाभास यह है कि कार्य तो करता है राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके पद की जो शर्तें नियंत्रित होती है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद तथा संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी 233 और जिला न्यायाधीश की संदर्भ में। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? वर्ष होगा 1999। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि कार्यक्रम संचालन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को किन संस्थाओं के साथ समन्वय बनाना आवश्यक होता है? तो पंचायती राज संस्थाओं, NGO हैं, बैंक हैं। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब, उपरोक्त सभी।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है अर्थात गलत है? पहला दिया है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला परिषद के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है, बिल्कुल सही। जिला परिषद का सहायक संगठन, भी सही है। तीसरा दिया है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायतों के कार्यों को संपन्न करते हैं, तो यह बात है गलत। ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन के संबंध में ग्रामीणों के बीच जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो ऑप्शन इस तरह यहाँ पर सी सही जवाब बनेगा। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रमुख कार्य क्या है? तो पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय की स्थापना और साथ ही गरीबी कम करने में कार्यकारी तथा तकनीकी सहायता देना है, न कि कार्यों को संपन्न। तो ऑप्शन यहाँ आपका ए और बी यानी 2 सही जवाब होगा, सी। आगे बढ़ते हैं। जिला विकास अभिकरण के शासी निकाय के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? पहला दिया है कि यह वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन करता है, बिल्कुल सही। नीति निर्देश का कार्य करता है जिला विकास अभिकरण, यह भी सही है। योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी की व्यवस्था भी करता है, तो सभी बातें बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, तो डीआरडीए का काम ही यही है। अगला प्रश्न है, डीआरडीए के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो एक तो एमपी होते हैं, दूसरे एमएलए हैं। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बनेगा, ऑप्शन यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। डीआरडीए के सदस्य जिले के सांसद और विधायक दोनों होते हैं। इसकी अतिरिक्त डीआरडीए के शासी निकाय में विकास विभागों के जिला स्तर के अधिकारी, बैंकर, गैर सरकारी संगठन और समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। अगला है डीआरडीए, ठीक है। तो डीआरडीए के शासी निकाय में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो जिला वन अधिकारी हो गए, नियोजन अधिकारी हैं, जिला पशुपालन अधिकारी। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा, तो जिला लेवल के सभी अधिकारी तो होंगे ही। डीआरडीए के शासी जो निकाय है इसमें जो सम्मिलित हैं वो कौन होंगे? तो जिला लीड बैंक के अधिकारी हैं, परिवार कल्याण के पदाधिकारी होंगे, पशुपालन तो होंगे ही, एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पर जो एजुकेशन वाला दिया है जिला शिक्षा अधिकारी, यह शामिल नहीं होंगे। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बन जाएगा। डीआरडीए का देखिए जो घटना चक्र वाला कराया गया है, ठीक है, उसमें अच्छे से दिया है, उसको देख लीजिएगा। डीआरडीए का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसे हिंदी में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कहा जाता है। डीआरडीए का गठन वर्ष 1980 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की संचालन की देखरेख करना होता है। गरीबी उपशमन कार्यक्रम। जिला शिक्षा अधिकारी डीआरडीए के शासी निकाय में शामिल नहीं होता है। डीआरडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो सिंपल सी बात है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा गलत है, आपको बताना असत्य है। प्रत्येक जिले का अपना एक जिला ग्रामीण विकास अधिकरण होता है, बिल्कुल सही है। हर डिस्ट्रिक्ट का एक डीआरडीए है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का जो प्रमुख होता है वह एक अंशकालिक कार्य अधिकारी होता है। तो अंशकालिक नहीं होता है, पूर्णकालिक होता है, ठीक है। तो दूसरा हो गया गलत। तो इसी तरह यहाँ पर असत्य कथन जो है बी होगा, और डीआरडीए का प्रमुख प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है। तो सभी बातें सत्य हैं, बी यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्ध सरकारी संगठन है? पहला दिया है कृषि एवं पशुपालन विभाग, तो यह तो है ही। राज्य विद्युत बोर्ड, सभी अर्ध सरकारी हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी यानी सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीडीओ का पूर्ण रूप आपको बताना है। बेसिक डेवलपमेंट ऑफिसर है, बेसिक डेवलपमेंट ऑफिसर है ना, कई बार दे दिए। चलो, तो ये तो दोनों होंगे, वैसे भी नहीं। ब्लॉक डेमोक्रेटिक तो होगा नहीं, ठीक है। तो जो बीडीओ होते हैं यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जो डीआरडीए है इसकी कमजोरियों में कौन सा एक शामिल नहीं है? कमजोरियां, इसने आवश्यक योजना दलों को शामिल नहीं किया, तो यह एक क्या है, इसकी कमी है। समन्वय का अभाव है, तो समन्वय का तो अभाव रहता ही है। अगला है, प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता है,
तो प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होती है। तो यहाँ पर यही क्या है आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। प्राप्त कमजोरियों जो कर्मचारियां हैं इनकी पर्याप्त उपलब्धता क्या है, शामिल नहीं है इसकी कमजोरी में। आगे बढ़ते हैं। सहभागिता से क्या तात्पर्य है, सहभागिता से तो सिंपल सी बात, आम जनता का क्या है, शासन के कार्यों में भागीदारी। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जन सहभागिता का प्रकार है। जन सहभागिता तो जानकारी चाहने वाले नागरिक हो गए, देने वाले नागरिक है, सेवाओं की मांग करने वाले नागरिक, उपरोक्त सभी। 31 अगस्त 2005 को सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइला की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार जानकारी चाहने वाले नागरिक, सुझाव देने वाले नागरिक तथा सेवाओं की मांग करने वाले नागरिक जन सहभागिता का प्रकार है। शासन में नागरिकों की भागीदारी किस प्रकार का क्रियाकलाप है, तो द्विपक्षीय अभी पढ़ा आपने। प्रशासन में जन सहभागिता की भूमिका के विषय में क्या सत्य है, तो निर्णय के निर्माण में भूमिका, निर्णयों के क्रियान्वयन में भूमिका है, मूल्यांकन में सहभागिता है। तो सभी यहाँ बातें बिल्कुल क्या है, सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विकास को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, यह कथन किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। विकास को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा 8वीं। विकास को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, यह कथन 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 92 से 97 ईस्वी तक था। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर है 48। गैर सरकारी संगठन वह संगठन होता है जो अपने स्वायत्तशासी मंडल के द्वारा संचालित होता है और यह कथन किस संस्था से संबंधित है। तो यूनेस्को दे रखा है, यूएनडीपी और WTO तो और संयुक्त राष्ट्र संघ है। चारों में से जो गैर सरकारी संगठन है वह कौन सा है, तो यहाँ पर जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन जो आपका संघ है, यह जो है गैर सरकारी संगठन है। इस तरह ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होना था। ठीक है, चलो गैर सरकारी संगठन वो है जो अपने स्वायत्त मंडल, ठीक है वही बात। तो यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यह जो एक गैर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न आपका है 49 और यहाँ पर पूछा जा रहा है गैर सरकारी संगठन के संबंध में सत्य कथन। पहला है कि इसके जो कर्मचारी हैं वो वैतनिक या अवैतनिक होते हैं, बात तो सही है। ये स्वयं से प्रशासित होते हैं, बिल्कुल सही। ये कुछ व्यक्तियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला है गैर सरकारी संगठन की विशेषताएं, तो वही बातें हैं। सदस्यता स्वैच्छिक होती है, उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, संस्थाएं स्वनिर्मित कानून से संचालित होती हैं, बातें सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि समाज कल्याण बोर्ड का जो प्रथम अध्यक्ष वह कौन था। समाज कल्याण बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष, यहाँ पर सही जवाब होगा दुर्गाबाई देशमुख। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो समाज कल्याण मंत्री हैं वो कौन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इन्हीं को आप जानते हो अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश चयन किया गया है। चलिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है कि दुर्गाबाई देशमुख समाज कल्याण बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष थी और इससे पूर्व वह योजना आयोग में समाज सेवा प्रभारी थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए कल्याण कार्यक्रमों की योजना बनाने में सहायता कर रही थी। गैर सरकारी संगठन को लोकतांत्रिक सरकार का कौन सा स्तंभ माना जाता है। लोकतांत्रिक तो चौथा, आप समझ रहे हो, चिल्लाते रहते हैं मीडिया वाले, चौथा स्तंभ है हम लोकतंत्र का। अब वो कौन सा स्तंभ है आप समझते हो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बात की जा रही जो गैर सरकारी संगठन है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है 5वां। समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई है, तो वर्ष होगा 1953। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गैर सरकारी संगठनों को संस्थागत स्वरूप किस पंचवर्षीय योजना में प्रदान किया गया है।
तो 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा, अशोक मेहता। तो अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस समिति का गठन दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया है और इन्हीं को आप पढ़ते हुए इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की क्या है, संकल्पना की थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की। आगे देखो, गैर सरकारी संगठन के कितने मौलिक अंग होते हैं? तो 9 मौलिक अंग होंगे। गैर सरकारी संगठन एक निजी संगठन होता है जो लोगों के दुख दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां संचालित करता है। तो 9 मौलिक अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठन का मौलिक अंग है? गैर सरकारी संगठन का मौलिक अंग साधारण सभा करना, पदाधिकारियों का होना, प्रबंधनकारी समिति का होना। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की शब्दावली में गैर सरकारी संगठनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। विश्व बैंक की गैर सरकारी संगठनों को 2 वर्गों में जो है वो विभाजित किया गया है। विश्व बैंक की शब्दावली में बताया जाता है, एक तो ऑपरेशनल है और दूसरा है एडवोकेसी। तो परिचालन यानी ऑपरेशन एवं वकालत, एडवोकेसी परिचालन एनजीओ का प्राथमिक कार्य विकास से संबंधित योजनाओं का डिजाइन और कार्यान्वयन करना है, जबकि जो एडवोकेसी है वो एनजीओ कुछ कारणों को बढ़ावा देने, जागरूकता फैलाने आदि का कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर। दिशा निर्धारण की दृष्टि से गैर सरकारी संगठनों की श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो परोपकारी है, धर्मार्थ संगठन है, सहभागिता संगठन। तो बातें तो दोनों की दोनों सही हैं, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बनेगा। किस योजना के अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया है? तो दैट टाइम रहा 4थी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। वर्ष 1969 से 1974 तक इस योजना का कार्यकाल रहा। गैर सरकारी संगठनों के संबंध में सत्य कथन कौन सा नहीं है, यानी गलत है? गैर सरकारी ये संस्थाएं समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं विकास के लिए बनाई जाती हैं। तो यह बात तो सही है। ये संस्थाएं सरकार द्वारा नियंत्रित होती? बिल्कुल नहीं। इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है? बिल्कुल सही। इनके माध्यम से स्वैच्छिक प्रयास और जनदारी को संस्थागत होती। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका इस तरह बी सही जवाब हो जाएगा। सरकारी यानी सरकार द्वारा जो है ये संचालित नियंत्रित नहीं होती हैं, गैर सरकारी नाम से ही मालूम चल जाता है। आगे देखते हैं, गैर सरकारी संगठन किस कानून की अंतर्गत अनुदान प्राप्त करते हैं, यानी जो ग्रांट वगैरह मिलती है? तो स्वैच्छिक संस्था समिति पंजीकरण कानून 1860 है। राज्य सरकार के कानून के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड हो। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1903 ईस्वी में मद्रास में आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ कौन से गांव से हुआ था? आदर्श ग्राम योजना, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुंदरम। तो वर्ष 1903 में मद्रास में आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ सर डेनियल हैमिल्टन ने किया था। इन्होंने सहकारिता के आधार पर इस ग्रामीण योजना को बनाकर मद्रास के निकट सुंदरम गांव से इस योजना को प्रारंभ किया था। ये तो आज़ादी के पहले की योजना हो गई, और ख़ासकर आपको इसी आदर्श से संबंधित पढ़ लेना योजनाओं को। एक है आपका पीएम आदर्श योजना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पढ़ लेना और साथ ही साथ सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। 2 योजनाओं को पढ़ लेना, इन 2 में से पूछ लेंगे, आज़ादी की पहले वाली नहीं पूछेंगे। चलिए, ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता पाई जाती है? तो जानते हो, सिंपल सी बात है, संयुक्त परिवार। आगे बढ़ते हैं,
ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने का जो कारण है वो क्या है? तो परंपराएं चली आ रही, भाग्यवादिता, रूढ़िवादिता है, प्रथाएं हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। ग्रामीण समाज में प्रकृति के समीप होता है। ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप होता है। इसके पीछे किन कारणों को उत्तरदायी माना जाता है? तो भोजन संग्रहण है, मत्स्य पालन हो गया, एग्रीकल्चर है। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बन जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रीय सामूहिकता के स्थान पर अब किस प्रतिरूप को बढ़ावा मिल रहा है? तो सिंपल सी बात है, व्यक्तिवाद। ग्रामीण सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। व्यक्तिवाद एक नैतिक, राजनैतिक और सामाजिक दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देता है। साधारण अर्थ में स्वार्थ के समर्थन की अथवा विशिष्ट समझे जाने वाले व्यक्तियों की महत्ता स्वीकार करने की प्रवृत्ति है। ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता की ह्रास होने का जो मुख्य कारण है वो है, ग्रामीण समाज में ठीक है ह्रास होने के कारण वो नगरीकरण हो गया, जनसंख्या का वृद्धि होना है और औद्योगिकीकरण है। तो सभी के सभी ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व प्रणाली, ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है? पंचायती राज्य की स्थापना का, आर्थिक संरचना में परिवर्तन है, मताधिकार की स्वतंत्रता होना। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना किस समाज सुधारक द्वारा की गई? भारतीय ग्रामोद्योग, तो आप पकड़ ले जाएंगे आप गांधी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। सेवाग्राम योजना के अंतर्गत चलाए गए कार्यक्रम गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के तहत इस संघ की स्थापना की गई है। इंडियन विलेज सर्विस योजना के प्रारंभ का श्रेय किसे जाता है? तो ये रहे हैं WH विसर। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। इंडियन विलेज सर्विस योजना के प्रारंभ का जो श्रेय है WH विसर को जाता है। वर्ष 1945 में यह सेवा योजना उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ के अगसौली गांव में प्रारंभ हुई थी। अमेरिका के विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर ने किस गांव से ग्रामीण विकास उद्देश्य हेतु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया? यहाँ पर सही जवाब बनेगा महेवा गांव। महेवा कहाँ है? तो इटावा के डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, 1948 में। अगला प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को किस आधार पर दिए जाते हैं? तो सिंपल सी बात है, किसानों की ज़मीन का आधार ही होगा। ऑप्शन बी सही जवाब बन जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को भूमि के आधार पर दिया जाता है। 5,000 अथवा अधिक के उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसान इस योजना के लाभ हेतु हकदार हैं। और अगला प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो खेती के लिए बीज खरीदना है, खेती के लिए उर्वरक खरीदना है, कीटनाशक खरीदने हैं। लेकिन अब चाहो तो हम कोई कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले लें किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया है? उद्योग, तो वह है पंचवर्षीय कौन सा? दूसरा पंचवर्षीय है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है वह 56 से 61 तक रहा और यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित रहा है। तो मॉडल भी पूछते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित रही है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका पूरा जो चैप्टर रहा है वह इस 75 प्रश्नों के साथ पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।